सभी को नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजन ए पर एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम आगे पढ़ने वाले हैं अधिकार के समझौते। किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य घोषित किए जाने के बाद उस क्षेत्र में मानव प्रवेश निषेध कर दिया जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र के मानव समुदायों को ईंधन, चारे और अन्य उपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति वन से ही होती है। इसलिए राज्य सरकारों को उनके हित को ध्यान में रखते हुए उनके लिए ईंधन, चारे और अन्य वन पदार्थों की पूर्ति करनी होती है। इसके लिए राज्य सरकार इस क्षेत्र विशेष के लोगों के हितों को जानने के लिए उस क्षेत्र विशेष के समुदाय के अधिकार को ध्यान में रखते हुए एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करती है। मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित न रह जाए। वंचित लोगों के लिए राज्य सरकार उनके आवश्यक अधिकारों एवं जीवन हेतु जरूरी पदार्थों की आपूर्ति कराती है। राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य क्षेत्र घोषित हो जाने पर उस भूमि क्षेत्र पर सभी के निजी अधिकार समाप्त हो जाते हैं। यह अधिसूचना राज्य सरकार या केंद्र सरकार को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित क्षेत्र के विषय में करनी होती है एवं वंचित लोगों के लिए अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक प्रबंधन करने पड़ते हैं। संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश ये राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य पर लागू है। राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। अभयारण्य में प्रवेश राष्ट्रीय उद्यान की अपेक्षा आसान होता है। इन क्षेत्रों में प्रवेश के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। इस क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक प्रवेश कर सकता है। मुख्य वन्यजीव वार्डन या प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति प्राप्त व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता है। घोषित क्षेत्र में जिस व्यक्ति के अधिकार शामिल है, जैसे भूमि से जुड़े अधिकारी, वह इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। लोक निर्माण कार्य से जुड़े व्यक्ति जिनका इस क्षेत्र विशेष में निर्माण कार्य से संबंध है, प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य वन्यजीव संरक्षण अधिकारी लोगों को वन्यजीवों पर अनुसंधान, फोटोग्राफी, वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यटन, अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में व्यापार से संबंधित उचित उद्देश्यों के लिए अनुमति पत्र प्रदान कर सकता है। इसकी शर्त यही है कि अनुमति पत्र देने वाले मुख्य वन्यजीव वार्डन के पास संरक्षित क्षेत्र से संबंधित नियंत्रण एवं प्रबंधन की प्राधिकृत शक्ति होनी चाहिए। समुदाय आगार एवं संरक्षण आगार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 2022 के संशोधन द्वारा समुदाय आगार एवं संरक्षण आगार को जोड़ा गया। वह अधिनियम वन्यजीव संरक्षण के लिए समुदाय द्वारा किए जा रहे प्रयासों को नई पहचान देता है एवं इसे वैधानिकता भी प्रदान करता है। इसके द्वारा समुदाय के अधिकारों को बिना कम किए वन्यजीवों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है। समुदाय आगार वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के बाद किसी व्यक्ति व संस्था द्वारा अधिकारित क्षेत्र जो राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य व संरक्षण आगार के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, राज्य सरकार उसे जीव जंतुओं एवं समुदाय के संरक्षण हेतु समुदाय आगार घोषित कर सकती है। समुदाय आगार घोषित करने का उद्देश्य जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ परंपराओं तथा सांस्कृतिक मूल्यों का भी संरक्षण करना है।
समुदाय आगार के अंतर्गत व्यक्ति विशेष व सामुदायिक जीवों एवं अपने आवास के संरक्षण के लिए स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं, स्वैच्छिक रूप से कार्य करते हैं। संरक्षण आगार राज्य सरकार द्वारा अधिकारित भूमि क्षेत्र जो राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य क्षेत्र से संलग्न है, स्थानिक समुदाय से विचार विमर्श करने के बाद दृश्य भूमियों, समुद्री क्षेत्रों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों जिनका संरक्षण सुनिश्चित नहीं हो पाता है, उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए संबंधित क्षेत्र को संरक्षण आगार घोषित कर देती है। इस क्षेत्र के अंदर रहने वाले समुदाय के लोग संरक्षण गतिविधियों से प्रभावित नहीं होते हैं। संरक्षण क्षेत्र का प्रबंधन संरक्षण आरक्षित प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। यह क्षेत्र राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार स्थानिक समुदाय से विचार विमर्श कर संरक्षण आगार के संरक्षण का अधिकार स्थानिक समुदाय को दे देती है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली क्षेत्र में भारत का पहला संरक्षण आगार खोला गया था। कहाँ खोला गया था? तमिलनाडु के तिरुनेलवेली क्षेत्र में। यह क्षेत्र के ग्राम समुदाय का प्रयास था, जिससे इस क्षेत्र को संरक्षण आगार का दर्जा प्राप्त हो गया था। पारिस्थितिक संवेदनशील जोन यह संरक्षित क्षेत्र के आसपास के वे क्षेत्र हैं जो राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य क्षेत्र में विकास कार्यक्रम से नष्ट हो रही जैव विविधता को बचाने हेतु बनाए गए हैं। ESZ संरक्षित क्षेत्र में शॉक एब्जॉर्ब का कार्य करता है। वन्यजीव संरक्षण रणनीति के अनुसार ESZ संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किलोमीटर तक फैल सकता है। कभी कभी जैव विविधता के महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र को 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तक भी फैलाया जा सकता है। इको सेंसिटिव जोन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत घोषित किए जाते हैं। भारत के पवित्र उपवन वे क्षेत्र होते हैं जिन्हें लोगों की आस्था और उनके प्राकृतिक लगाव के कारण संरक्षित किया जाता है। IUCN के अनुसार पवित्र उपवन प्रकृति की आराधना का एक रूप है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक महत्व के वनों, प्राकृतिक वनस्पतियों आदि का संरक्षण किया जाता है। इस क्षेत्र को स्थानिक लोक संस्कृति को समर्पित कर दिया जाता है। आज भी भारत के गांव के वृक्षों से लेकर वनों तक से लोगों का सांस्कृतिक जुड़ाव है। लोगों के द्वारा कई वृक्षों की पूजा भी की जाती है, जैसे राजस्थान के बिश्नोई समुदाय का खेजरी वृक्ष के प्रति लगाव इनके सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। स्थानिक समुदाय के धार्मिक विश्वास को देखते हुए सरकार पवित्र उपवन संरक्षण का अधिकार इन्हीं को दे देती है और यह अधिकार पीढ़ी दर पीढ़ी लागू रहता है। लोगों में इन उपवनों को लेकर इतनी श्रद्धा होती है कि वे उस उपवन क्षेत्र से सूखी लकड़ियां तक नहीं उठाते हैं। लोगों के अंदर इस बात का विश्वास बैठा हुआ है कि यदि पवित्र उपवन क्षेत्र में कोई बाधा उत्पन्न हुई तो उनके समुदाय में बीमारी, अकाल मृत्यु आदि समस्याएं आ सकती हैं। भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थानिक लोगों द्वारा बाहर के किसी अन्य व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहती है। भारत की कुछ अनुसूचित जनजातियों का विश्वास इतना ज़्यादा है कि वे पेड़ की टहनियों तक को भी नहीं काटते, केवल गिरी हुई सूखी पत्तियों को उठा लेते हैं। मध्य भारत की गोंड प्रजाति के लोग जीवित खड़े पेड़ को
नहीं काटते। पवित्र उपवन भारत के उत्तर पूर्वी हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, तटीय क्षेत्र, केंद्रीय पठार और पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पवित्र उपवन की कुछ स्थानीय प्रजातियां। इन क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट एवं दुर्बल जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाली स्थानिक प्रजातियां निम्न हैं। उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र, स्थानिक वृक्ष एसर लेविगेटम, ड्रीमीकार्पस, रेसिमोसस, लिथसिया, लेइता, स्ट्रेस, लेटिपेस और पश्चिमी घाट में डायोस्पाइरस, पुरियंस, लोटेंस, सैनबर्ड, नीलगिरी, फ्लाई कैचर और मोल्स्क आदि पाए जाते हैं। भारत में पवित्र उपवन के स्थानिक नाम। पवित्र वन आंध्र प्रदेश में, गुम्पावन अरुणाचल प्रदेश में और देवरायपन ये गोवा में, सरना झारखंड में, देवराकाडू कर्नाटक में, कावू साराकावू केरल में, देवराय देवराहती देवगुडी ये महाराष्ट्र में, गमखाप या मोआक मणिपुर में, किलो लिंगदो, किलो कितिंग, किलो नियाम ये मेघालय में, जोहेरा थाकुरामा ये ओडिशा में, कोविलकाडू पुदुचेरी में, ओरांस कैनकरीस जोगमाया ये राजस्थान में, स्वामी सोला कालकाडू तमिलनाडु में, देवभूमि बुगियाल उत्तराखंड में, गरमथान हरिथन जेएडा ये पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट है समुद्री संरक्षित क्षेत्र। इसका उद्देश्य प्राकृतिक समुद्री पारितंत्र की मूल स्थिति को सुरक्षित और संरक्षित करना है। IUCN के अनुसार समुद्री क्षेत्र के जल भराव क्षेत्र के साथ वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के वे क्षेत्र जो ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के हैं, उन्हें पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने के लिए नियमबद्ध करके संरक्षित किया जाता है। समुद्र तटीय क्षेत्रों के जलीय भाग में जो किसी क्षेत्र के जल पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्व रखते हैं, अत्यंत ही महत्वपूर्ण जीव जंतु एवं समुद्री वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये तटीय इंजीनियरिंग संरचना एवं अन्य गतिविधियों द्वारा संकटग्रस्त हो रही है। इस क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए कानून बनाकर समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। भारत में समुद्री उत्पादकता विशेषकर कोरल रीफ, लैगून, मैंग्रोव, एस्चुरीज, समुद्री घास बेड और तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में मछलियों एवं अन्य समुद्री जीवों की प्रचुरता पाई जाती है। भारत में समुद्री संरक्षित क्षेत्र उन क्षेत्रों को घोषित किया जाता है जिन क्षेत्रों में जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण जीव जंतु एवं वनस्पतियाँ पाई जाती है। झील व समुद्र के क्षेत्र जहाँ पर संपोषणीय उत्पादकता व मछली उत्पादन अधिक महत्व के हो, उसे केंद्र सरकार समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकती है। भारत में समुद्री संरक्षित क्षेत्र को 3 वर्गों में बांटा गया है। वर्ग 1, इसके अंतर्गत भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य, मैंग्रोव या अंतर्ज्वारीय उपज्वारीय क्षेत्र, कोरल रीफ, क्रीक्स, समुद्री घास, एल्गी, एस्चुरी एवं लैगून संरक्षित किए जाते हैं। और वर्ग 2 में इसके अंतर्गत द्वीपों के समुद्री पारितंत्र के कुल भाग को शामिल किया जाता है।
इसके अंतर्गत समुद्र नहीं बल्कि जलीय भाग के रेतीले क्षेत्र को भी शामिल किया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत समुद्री संरक्षित क्षेत्र वर्ग 1। कोरिंगा ये श्रेणी अभयारण्य में कोरिंगा अभयारण्य आंध्र प्रदेश में 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। कृष्णा ये एक अभयारण्य है और इसकी स्थापना आंध्र प्रदेश में हुई थी 1989 में। नेक्स्ट है पुलिकट झील ये अभयारण्य है आंध्र प्रदेश में 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। फुदाम दादरा एवं नगर हवेली ये भी अभयारण्य है। दादरा एवं नगर हवेली दमन एवं दीव में है। 1991 में और 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात का और 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। खिजाड़िया ये अभयारण्य है गुजरात में है 1981 में स्थापना। कच्छ की खाड़ी ये भी अभयारण्य गुजरात में है 1980 में स्थापना हुई थी। कोराव द्वीप अभयारण्य है गोवा में 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। कडालुंडी वेलिक कुनुकम ये समुदाय आगार है केरल में 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। मालवन ये अभयारण्य है महाराष्ट्र में 1987 में स्थापना हुई थी। थाने क्रीक फ्लेमिंगो ये अभयारण्य है महाराष्ट्र में 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। भीतरकनिका ये राष्ट्रीय उद्यान है ओडिशा में कटक 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। भीतरकनिका ये भी अभयारण्य है ओडिशा में ये और 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है चिल्का नालबन ये अभयारण्य है ओडिशा खुंद्रापुरी गंजाम में है ये और 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। गहीरमाथा यह अभयारण्य है ओडिशा में 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। बालूखंड कोणार्क अभयारण्य है ओडिशा में 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु रामनाथपुरम 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। पॉइंट कैलीमेरी ये भी अभयारण्य है तमिलनाडु में नागापट्टनम 1967 में। पुलिकट झील अभयारण्य ये तमिलनाडु में है तिरुवेल्लोर में 1980 में स्थापना। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिमी बंगाल में 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। पश्चिमी सुंदरवन ये भी अभयारण्य है पश्चिमी बंगाल में 2013 में इसकी स्थापना। हॉलीडे द्वीप यह अभयारण्य है पश्चिमी बंगाल में 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। सजना खाली अभयारण्य ये पश्चिमी बंगाल में है 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। और लोथियन द्वीप यह भी अभयारण्य ये भी पश्चिमी बंगाल में और इसकी भी स्थापना 1976 में हुई थी। वर्ग 2 के समुद्री सुरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य भारत के द्वीप समूह। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये वंडूर में दक्षिणी अंडमान में है। रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान रीची आर्कीपिलोगो अंडमान में है। लोहाब्राक अभयारण्य ये दक्षिणी अंडमान में। उत्तरी बट्टन राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य अंडमान में है। मध्य बट्टन राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य अंडमान में है। दक्षिणी बट्टन राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य में है और उत्तरी द्वीप अभयारण्य ये उत्तर में है। ये सब है अंडमान और निकोबार के हैं।
दक्षिणी रीप द्वीप अभयारण्य ये मध्य अंडमान में। कैंपबेल अभयारण्य मध्य अंडमान में। सैडल अभयारण्य दक्षिणी अंडमान में। गलाथिया खाड़ी अभयारण्य ग्रेट निकोबार में। और पार्किसन द्वीप अभयारण्य ये मध्य अंडमान में। मैग्रोव द्वीप अभयारण्य मध्य अंडमान में। बलिस्टर द्वीप अभयारण्य उत्तरी अंडमान में। और सैंडी द्वीप अभयारण्य दक्षिणी अंडमान में। पैट्रिक वन्यजीव अभयारण्य ये लक्षद्वीप में। भारत के कुछ महत्वपूर्ण समुद्री राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। पोर्ट ब्लेयर से 29 किलोमीटर दूर भारत के दक्षिणी अंडमान क्षेत्र में स्थित महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में कोरल रीफ और कछुओं की प्रचुरता पाई जाती है। इसमें कोरल रीफ और कछुओं की प्रचुरता पाई जाती है। किसमें? महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। समुद्री पारितंत्र की दृष्टि से यह भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत में सबसे पहले इसी क्षेत्र को समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। इसमें कुल 42 द्वीप है जिनमें अत्यधिक सामुद्रिक जंतु एवं वनस्पति की विविधता है। यहाँ समुद्री कीटों की अत्यधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है गहीरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य। यह ओडिशा का पहला एवं इकलौता समुद्री अभयारण्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कछुओं की अनेक विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से ओलिव रिडले प्रजाति के कछुए ज़्यादा प्रवास करते हैं। गहीरमाथा समुद्री तट भितरकनिका मैंग्रोव को बंगाल की खाड़ी से भी अलग करते हैं। यह ओलिव रिडले कछुओं के प्रजनन एवं नेस्टिंग के लिए दुनिया का महत्वपूर्ण समुद्री तट है। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान हिंद महासागर में तमिलनाडु के समीप स्थित क्षेत्र है। यह क्षेत्र 21 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। यहाँ पर कोरल रीफ पाई जाती है। समुद्री एवं तटीय आवासों में जीवों एवं पौधों की असंख्य प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ ड्यूगोन नामक संवेदनशील समुद्री स्तनधारी जीव भी पाया जाता है। नेक्स्ट है मालवन समुद्री वन्यजीव अभयारण्य। मालवन समुद्री जीव अभयारण्य महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र के सिंधुदुर्ग जिले के मालवन तालुका में स्थित महाराष्ट्र का एकलौता समुद्री वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भी कई द्वीप एवं चट्टानों के कई भाग शामिल हैं। यहाँ पर प्रमुख रूप से एनिमोस, मोल्स्क, मैंग्रोव एवं मछलियों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि में पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास के बाहर किसी विशेष क्षेत्र स्थान में किया जाता है। जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के आवास क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं, प्रदूषण, आक्रामक प्रजातियों के प्रवेश आदि के कारण संकट उत्पन्न हो जाता है, जिससे संवेदनशील प्रजातियों को जल और भोजन आदि की प्राप्ति नहीं हो पाती, जिससे ये प्रजातियां आवास क्षेत्र में संकटग्रस्त होने लगती है। बाह्य स्थानीय संरक्षण बड़े जंतुओं के संरक्षण का सबसे प्रभावशाली तरीका है। चिड़ियाघर के माध्यम से देश की संकटग्रस्त एवं संवेदनशील प्राकृतिक महत्व की जंतु प्रजातियों को संरक्षण दिया जा रहा है। पादपों के संरक्षण के लिए बोटेनिकल गार्डन एवं अन्य नर्सरियों का निर्माण कर महत्वपूर्ण पादपों की प्रजातियों एवं उनके आनुवंशिक गुणों का संरक्षण किया जाता है।
बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। कृषि की महत्वपूर्ण प्रजातियों के संरक्षण के लिए एवं उनके उत्पादकता बढ़ाने के लिए बीजों के बीज बैंक बनाए जाते हैं। पौधों की स्थानिक, विदेशी, दुर्बल, जैव विविधता एवं पर्यावरण की दृष्टि से महत्व रखने वाली प्रजातियों को बोटेनिकल गार्डन में संरक्षित किया जाता है। अधिक संकटग्रस्त एवं दुर्लभ जीव जंतुओं और वनस्पतियों के क्षेत्र विशेष में जीन बैंक बनाकर उनके जीन को संरक्षित किया जाता है। संरक्षण की दृष्टि से बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि में अत्यंत तकनीकों का प्रयोग भी किया जाता है। अधिक संकटग्रस्त एवं दुर्लभ जीव जंतुओं और वनस्पतियों के क्षेत्र विशेष में जीन बैंक बनाकर उनके जीन को संरक्षित किया जाता है। संरक्षण की दृष्टि से बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि में अत्यधिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रजातियों की पहचान एवं उनके प्रतिस्थापन हेतु जटिल रणनीति एवं तकनीक की आवश्यकता होती है। बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन या अन्य कारणों से परिवर्तित प्रजातियों एवं नए जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों को पहचानकर उनके अनुकूल कृत्रिम आवास में प्रतिस्थापन किया जाता है। नेक्स्ट है बाह्य स्थानीय संरक्षण एवं व्यापक एवं कुशल संरक्षण की विधि है, जिसके अंतर्गत कुशल मानव संसाधन के साथ नई तकनीक की भी आवश्यकता होती है। बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत पर्याप्त तकनीक अभाव एवं कुशल मानव प्रबंधन में कमी के कारण कई असुविधाएं भी आती है, जो निम्नलिखित है। पारितंत्र के विषय में मानव को अभी तक 70% के आसपास का ही ज्ञान हो पाया है। पारितंत्र के ज्ञान में अभाव के कारण बाह्य स्थानीय संरक्षण का प्रभाव उपयोग नहीं हो पाता। बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत जिन कृत्रिम आवासों का निर्माण किया जाता है, उन आवासों में हमेशा जीवों एवं वनस्पतियों के अनुसार वातावरण नहीं बनाया जा सकता। इसके कारण इन कृत्रिम आवासों में कई संवेदनशील प्रजातियों को बचाना संभव नहीं हो पाता। फलस्वरूप ये प्रजातियां समाप्त हो जाती हैं। बाह्य स्थानीय संरक्षण की सबसे बड़ी बाधा सभी जीवों एवं वनस्पतियों की प्रजातियों से संबंधित तकनीक का विकसित न हो पाना है। विश्व भर में कुछ ही प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित तकनीकी का विकास अभी तक हो पाया है।